कल हम लोग पढ़ रहे थे जो है डाइजेशन में अग्न्याशय के बारे में। उसी के आगे आज पढ़ेंगे अग्न्याशय। एक बार हम बता दे रहे हैं फिर से जो है, फिर छोटी आंत फिर बड़ी आंत, ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे आज। तो सब लोग लाइव हो जाइए फटाफट जो है, 1 मिनट का समय है। फटाफट जो है, नहीं आ गया, आ गया। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे पैनक्रियाज, यानी छोटी आंत में ही पाचन चल रहा है। इसमें अग्न्याशय के बारे में पढ़ा जा रहा है। इसका पाचन में क्या रोल है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो कल हमने बताया था यकृत के समान अग्न्याशय भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। और शरीर की अगर पूछा जाए कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो अग्न्याशय ही। तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है किसे माना जाता है, अग्न्याशय। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि हमने बताया था कौन सी होती है, यकृत। फिर अग्न्याशय मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है, मिक्स्ड ग्लैंड। इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों भाग पाए जाते हैं। जैसे फिगर के द्वारा देखते हैं, ये अग्न्याशय है, ठीक, ये तो इसमें बाह्यस्रावी, चूँकि मिश्रित ग्रंथि कहा गया, इसका मतलब इसमें बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों भाग होंगे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट। अंतःस्रावी तो बाह्यस्रावी भाग के रूप में पाई जाती है अग्न्यासिक नलिका। कल हमने बताया भी था, अग्न्यासिक नलिका ये बाह्यस्रावी भाग है। और अंतःस्रावी भाग के रूप में इसमें हमने बताया था पाई जाती लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। ये क्या हैं, इन्हें कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ये कैसा भाग है, अंतःस्रावी। तो वैज्ञानिक लैंगरहैंस ने इनकी खोज किए थे कि अग्न्याशय के अंदर कुछ द्वीप के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिनसे कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ठीक, कैसे निकलते इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। तो यानी द्वीप के आकार की जो संरचनाएं होती हैं, इनकी खोज वैज्ञानिक लैंगरहैंस ने किया। इन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या रख दिया गया, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। तो क्वेश्चन हमने कल बताया था, कई बार पूछा गया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, तो उसका उचित आंसर क्या होगा, अग्न्याशय। फिर लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का निर्माण कितने प्रकार की कोशिकाओं से होता है, तो 3 प्रकार की, जिन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं कहा जाता है। अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकेगान। ग्लूकेगान ये हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए कोशिकाओं को एक्साइट करता है। और बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और ये हार्मोन जो है रुधिर में ग्लूकोज नियंत्रण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। गामा कोशिकाओं से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो लगभग इन्हीं कार्यों में सहायता करता है, कोई स्पेशल इसका वर्क नहीं है जो। तो यहाँ इंसुलिन की बात किया जाए, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है, तो क्लियर हो गया कहाँ से होता है, अग्न्याशय से।
और इसका श्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो अग्न्याशय में जो है। फिर इंसुलिन हार्मोन की खोज की बात किया जाए तो सबसे पहले 1955 ईस्वी की बात है। एफ सैंगर यानी फ्रेडरिक सैंगर नामक वैज्ञानिक ने जो है गाय में जो है इंसुलिन अणुओं की खोज किए थे। किस में किए थे? गाय। तो इंसुलिन अणुओं की खोज गाय में किसने किया? तो इसका आंसर होगा एफ सैंगर। इसी खोज के लिए वैज्ञानिक सैंगर को 1958 में जो है चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया। यानी बहुत बड़ी खोज रही होगी। जबकि मानव में इंसुलिन हार्मोन का संश्लेषण, अगर क्वेश्चन आए कि मानव में इंसुलिन हार्मोन का संश्लेषण किसने किया? तो वैज्ञानिक सान ने। इन्होंने किया। तो ये क्लियर हो गया कि इंसुलिन का स्रावण बीटा कोशिकाओं से होता है। ये हार्मोन जो है रुधिर में ग्लूकोज नियंत्रण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। और इस हार्मोन के अणुओं की खोज गाय में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो फ्रेडरिक सैंगर ने किया। इसी खोज के लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जबकि मनुष्य के अंदर इंसुलिन हार्मोन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? तो टी सान ने किया, यानी सान नामक वैज्ञानिक ने। अब बात आती है कि इंसुलिन हार्मोन के अल्प और अतिस्रावण की बात कल बताए थे, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, इंसुलिन हार्मोन, जब इस हार्मोन का अल्प स्रावण होता है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, हाइपोसिक्रेशन, तो जब इसका अल्प श्रावण होता तो इसके अल्प श्रावण से, भाई अल्प श्रावण होगा तो ग्लूकोज का नियंत्रण क्या होगा? बिगड़ जाता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसी को कहा जाता है मधुमेह रोग, डायबिटीज़। मधुमेह एक ऐसी डायबिटीज़ होती है, तो माइलिटस प्रकार का मधुमेह रोग जो है किस हार्मोन के अल्प श्रावण से होता? तो इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन। यानी इंसुलिन हार्मोन के अल्प श्रावण से जो है इस प्रकार की डायबिटीज़ होती है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ती है। अब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो हमने बताया ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का चीनी समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट। ये ब्लड में घुलेगा तो रुधिर की सांद्रता बढ़ती जाएगी, गाढ़ा होता जाएगा। अब अगर रुधिर गाढ़ा होगा तो हमने बताया हृदय को पंप करने में प्रॉब्लम होगी, जो है किडनी को फिल्टर करने में प्रॉब्लम, बहुत सारे ऑर्गन इसमें क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं आपके। फिर बात आती है इधर, इसका जब अतिस्रावण होता है तो इसके अतिस्रावण से हाइपर सिक्रेशन, यानी अधिक मात्रा में इसका निर्माण होने लगा तो ग्लूकोज का नियंत्रण इसमें प्रभावित होता है। यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है कम हो जाता है, जिसे कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपो का मतलब कम होता है, डायबिटीज़ को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया, इसमें ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है ब्लड में, इसमें ग्लूकोज का लेवल कम, इसमें ग्लूकोज रुधिर में कम हो जाता है। क्योंकि इसका जब अतिस्रावण होगा तो कोशिकाओं की साइड करेगा, कोशिकाएं जब फटाफट ब्लड से ग्लूकोज को खींच लेंगी। अब ब्लड से जब ग्लूकोज खींच लेंगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, जिससे तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को, आँख की रेटिना की कोशिकाओं को जो है पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। तो इस कंडीशन में नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है, आँख से दिखाई नहीं देने लगता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो आपको जो चक्कर आएगा, बेहोश हो जाएंगे, और हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए। तो ये भी खतरनाक है।
यानी हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो इसमें क्या होता है, अचानक ग्लूकोज का लेवल ब्लड में घटता है, जिससे जो है मस्तिष्क जो है, आँख की कोशिकाएं, ये ऐसे आर्गन क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि इस हार्मोन का जब अतिस्रावण होता है तो कोशिकाएँ जो है बहुत तेज़ी से ब्लड से ग्लूकोज को खींचना शुरू करती हैं। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं ग्लूकोज को ब्लड से खींच नहीं पाती, तो ग्लूकोज ब्लड में ही बढ़ता रहता है। अब कोशिका में नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको हमेशा थकान महसूस होगी, समझ रहे, सब समस्याएं होंगी। तो उस कंडीशन में कोशिकाएं अपने अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल रखती है, प्रोटीन वगैरह का विखंडन करना शुरू करती। जब ग्लूकोज नहीं जाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन का विखंडन होगा, जिससे आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, सारे आर्गन प्रभावित हो जाए, जैविक क्रियाएँ प्रभावित होती है, BMR घटने लगती है, और इस कंडीशन में भी आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो दोनों क्रिटिकल कंडीशंस हैं। तो इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्रावण से ये रोग होता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं, और अतिस्रावण से ये रोग होता है, जिसे जो है हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज रुधिर में कम हो जाता है, जिससे तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क की कोशिकाओं को, रेटिना की कोशिकाओं, यानी जो भी ऐसे आर्गन होते हैं, इनको जो है ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद जो है इसी में गामा कोशिका हमने बताया, गामा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है, जिसके बारे में हमने बताया कि दोनों हार्मोनों के कार्यों में सहायक होता है, स्पेशल उसका कोई फंक्शन नहीं है। तो चलिए उसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे अग्न्याशय का पाचन में क्या रोल है, तो अग्न्याशय में बनता है अग्न्यासिक रस। ये पैनक्रियाज है आपका, इसके अंदर कौन सा रस बनता है, अग्न्याशय की कोशिकाएं जो है अग्न्यासिक रस का निर्माण करती, पैनक्रियाटिक जूस। अग्न्यासिक रस का pH मान लगभग वही 7.5 से 8.3 के आसपास होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। तो अग्न्यासिक रस का pH मान आपने बताया, pH मान कितना होता है, 7.5 से लगभग 8.3, यानी क्षारीय नेचर का होता है। इसका मतलब ये भी भोजन के पाचन के माध्यम को कैसा बनाता है, क्षारीय। अब बात आती है कि अग्न्यासिक रस को किस नाम से जानते हैं, तो इसे एक नाम दिया जाता है, इसे पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे जहाँ पर प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन का हेमोट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ट्रिप्सिन कैसा है, प्रोटीन पाचक। सिन कहीं भी मिल जाए, जैसे आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा बताया गया, पेप्सिन। अग्न्यासिक रस में ट्रिप्सिन, अभी आंती रस में इरेप्सिन की चर्चा हम करेंगे, 3 मेन है यहाँ पे। इसके बाद वसा पाचक एंजाइम, जो वसा का पाचन करता है, वसा पाचक एंजाइम। तो वसा पाचक एंजाइम यहाँ पे अग्न्यासिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, अग्न्यासिक लाइपेज शब्द कहीं मिल जाए जान जाइए कि वसा पाचक एंजाइम होगा आपका। और कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम में एमाइलेज, यानी अग्न्यासिक एमाइलेज इसे कहते हैं यहाँ पे, अग्न्यासिक एमाइलेज। इसके द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अग्न्याशय में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्वों को जो है पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए अग्न्यासिक रस को जो है पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक बार हम शुरू से बता दे रहे हैं इसके बारे में फिर से।
हमने बताया कि यकृत के समान आग्नेयाशय भी एक पाचक ग्रंथि है और ये शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? आग्नेयाशय। फिर आग्नेयाशय मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है, जिसमें वायस्रावी और अंतःस्रावी दोनों भाग पाए जाते हैं। तो वायस्रावी भाग के रूप में पाई जाती है आग्नेयाशिक नलिका और अंतःस्रावी भाग के रूप में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। अब लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की खोज वैज्ञानिक लैंगरहैंस ने किया, तो इन्हीं के नाम पे इनका नाम क्या रख दिया गया? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। फिर बात आती है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का निर्माण, तो इनका निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिन्हें क्रमशः अल्फ़ा, बीटा और गामा कोशिकाएं कहा जाता है। फिर अल्फ़ा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकेगान। बीटा कोशिका से इंसुलिन और गामा या डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का स्रावण होता है। फिर ग्लूकेगान हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो ये रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए कोशिकाओं को एक्साइट करता है। फिर बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और ये इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज नियंत्रण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यानी आपकी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? जैसे एक सामान्य मनुष्य के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा की बात किया जाए तो कितना होना, जैसे ब्लड रिपोर्ट वगैरह आप देखते हो तो लगभग 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml, यानी 100 ml ब्लड निकाला जाए तो उसमें ग्लूकोज का लेवल लगभग इतना होना चाहिए। इतना है तो सामान्य, इसके ऊपर है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो आप डायबिटिक कंडीशन में आ जाएंगे। फिर इंसुलिन हार्मोन की बात किया जाए तो 1955 में वैज्ञानिक एफ सैंगर यानी फ्रेडरिक सैंगर ने जो है इंसुलिन के अणुओं की खोज किसमें की? सर्वप्रथम गाय में। इसी खोज के लिए वैज्ञानिक सैंगर को 1958 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर जबकि मानव में इंसुलिन हार्मोन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? तो सान नामक वैज्ञानिक ने किया। इसी के आगे इंसुलिन हार्मोन का जब अल्पस्रावन होता तो इससे मधुमेह रोग होता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। इसमें ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जब इसका जो है अल्पस्रावन होगा तो आपके शरीर की कोशिकाएं ब्लड से ग्लूकोज को इनटेक नहीं कर पाती। अब कोशिका के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा तो रुधिर क्या होगा? गाढ़ा होगा। गाढ़ा होगा तो हृदय को पंप करने में प्रॉब्लम होगी, किडनी को फिल्टर करने में प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हैं ना? तो इस कंडीशन में जो है क्या होता है कि बाहर से इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। आपको बता दें, जिसे मार्केट बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे, मधुमेह रोगियों को जो है इंसुलिन, जिसे ह्यूमिलिन कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन है क्या? इसे हम लोग कृत्रिम इंसुलिन कहते हैं। कृत्रिम इंसुलिन कहा जाता है, जिसका उपयोग मधुमेह रोगी इंजेक्शन के रूप में करते हैं। हालांकि अब मधुमेह रोगी औषधियों के रूप में डायोनिल वगैरह है, या आग्नेयाशय की बीटा कोशिकाओं को इंसुलिन के श्रावण के लिए जो है आपका कई औषधियाँ मार्केट में उपलब्ध करा दी गई हैं, जैसे ग्लायोबायोरिड वगैरह हैं, ये सब। तो ह्यूमिलिन क्या है? कृत्रिम इंसुलिन है, जिसका उपयोग कौन करते हैं? मधुमेह रोगी इंजेक्शन के रूप में ग्लूकोज नियंत्रण के लिए करते हैं। अब बात आती है, इसी का जब अतिश्रावण होगा तो इसके अतिश्रावण से जो है कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया। और हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इसका अतिश्रावण होगा तो कोशिकाओं को एक्साइट करेगा और कोशिकाएं बहुत तेज़ी से ग्लूकोज को जो है खींचती हैं ब्लड से। तो इस प्रकार ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जिससे तंत्रिका मस्तिष्क की कोशिकाओं को, आँख की रेटिना की कोशिकाओं को, ऐसे अंगों को जो है ग्लूकोज प्राप्त नहीं होता, तो कोशिकाएं जो है कार्य करने में असमर्थ हो जाती हैं। आँख प्रभावित हो जाएगी, मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा, आप बेहोश हो सकते हैं, चक्कर आ सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये सब कंडीशंस इसमें होते जो है। इसके बाद आग्नेयाशय का पाचन में क्या रोल है? तो आपने बताया कि आग्नेयाशय में आग्नेयाशिक रस का निर्माण होता है, जिसकी पीएच वैल्यू लगभग इतना होती है। और आग्नेयाशिक रस को किस नाम से जानते हैं? पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हमने बता दिया आपको। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन, वसा के पाचन के लिए ये, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए ये। इसी क्रम में आगे चलिए।
तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं छोटी आंत में ही, लीवर हो गया और पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत में, ये तो अभी यकृत और अग्न्याशय के बारे में हम लोग पढ़े, इसका यहाँ पे क्या रोल था। छोटी आंत में पाई जाती हैं आंती ग्रंथियाँ, विलाई, ये सब संरचनाएं, यानी आंती ग्रंथियाँ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्रंथियाँ और विलाई। तो इन सब के द्वारा आंतीय रस का स्रावण होता है। आंतीय रस का स्रावण इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। इंटेस्टाइनल जूस, जिसकी पीएच वैल्यू लगभग 8 मानी जाती है, यानी ये भी बेसिक नेचर का होता है, आंती रस भी, इंटेस्टाइनल जूस भी। तो आंती ग्रंथियाँ, ब्रूनर्स ग्रंथियाँ और विलाई नामक संरचनाएं कहाँ होती? छोटी आंत में। इनके द्वारा किस रस का निर्माण किया जाता है? आंती रस। आंती रस का पीएच मान कितना होता? इतना। अब यहाँ विलाई की बात किया जाए, थोड़ा सुन लीजिए तो आगे बताएं। इसमें विलाई के कार्य की बात किया जाए तो इसका कार्य जो है आंती रस का निर्माण करना। एक कार्य तो आपने बता ही दिया, यानी आंतीय रस का निर्माण करना, और दूसरा कार्य होता है पची हुई भोजन का अवशोषण करना। तो अवशोषण में भी सहायक संरचनाएं कौन सी होती हैं? विलाई और माइक्रोविलाई, ऐसे छोटी आंत में पाई जाती हैं संरचनाएं। ये इन्हीं विलाई के बीच बीच में जो है, ये विलाई के बीच बीच में पाई जाती हैं लसिका गांठ, यानी लसिका अंग। लसिका अंग या लसिका गांठें, जिन्हें पेयर के पिंड कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आईएएस में आया, पेयर के पिंड, पेयर पैचेस कहते हैं। पैचेज, पेयर के पिंड। तो ये लसिका अंग को किस नाम से जाना जाता है? पेयर के पिंड कहा जाता है। इनके द्वारा लिम्फोसाइट प्रकार की डब्ल्यूबीसी का निर्माण किया जाता है। यानी पेयर के पिंड जो छोटी आंत में पाए जाते हैं, पेयर के पिंड, जिन्हें लसिका अंग कहते हैं, इनके द्वारा जो है लिम्फोसाइट प्रकार की डब्ल्यूबीसी का निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण किया जाता है लिम्फोसाइट, जो आंत में हानिकारक जीवाणुओं को मारती हैं। यानी इनका कार्य क्या होता है? हानिकारक जीवाणुओं तथा कीटाणुओं को मारना। यानी ये समय समय पे निकलती रहती और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती। तो पेयर के पिंड कहाँ पाए जाते हैं? आपने बताया छोटी आंत में। छोटी आंत में कहाँ होते? तो आपने बताया कि विलाई के बीच बीच में जो है लसिका अंग या लसिका गांठें होती। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? पेयर के पिंड। इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। इनका कार्य क्या होता है? आंत में डेवलप्ड होने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मारना। तो ये हमने बताया कि छोटी आंत में ये संरचनाएं होती। इनसे किस रस का स्रावण होता? आंती रस। अब आंती रस में जो है सभी प्रकार के पोषक तत्वों या भोज्य पदार्थों को पूर्णतया पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। यानी यहाँ के बाद अब पाचन नहीं होगा, तो यहाँ डिटेल में चर्चा कर दे रहे हैं। तो आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके आगे का। चलिए आगे चलते हैं। अब आंती रस में एंजाइमों की बात किया जाए तो इसमें एंजाइम जैसे कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम,
पचाने वाले एंजाइम। चूंकि यहाँ के बाद पाचन नहीं होगा, इसके बाद प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम, फिर वसा पाचक एंजाइम, तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम यहाँ पर जो होते हैं आपके तीनों की चर्चा हम कर दे रहे हैं। जैसे पहला है आपका सुक्रेज। एज का मतलब एंजाइम, ओस का मतलब शर्करा, ये अंतर समझिएगा। सुक्रेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, और माल्टेज एंजाइम। इनके बारे में चर्चा कर दिया जाए। से कन्फ्यूजन होता है, सुक्रेज आ गया, सुक्रोज आ गया। सुक्रोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट शर्करा है ना। पढ़े डाइसेक्राइज, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। तो ये क्या है? सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, ये एंजाइम है। तो इसका कार्य क्या होता है? सुक्रेज एंजाइम का, इसके द्वारा सुक्रोज का पाचन किया जाता है। किसका? यानी सुक्रोज को तोड़ने का कार्य ये एंजाइम करता है। और तोड़ता किस में है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, चूँकि मोनोसैकेराइड है, अब इसके बाद इनका पाचन तो होगा नहीं, अवशोषण होगा, सेल में जाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी सुक्रोज को पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम? क्या? सुक्रेज। यानी सुक्रोज का पाचन सुक्रेज एंजाइम के द्वारा किस में हो गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसके बाद लैक्टेज एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, जिसके कारण दूध मीठा लगता है, पढ़ा चुके हैं। तो इस लैक्टोज का पाचन इस लैक्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो लैक्टेज एंजाइम इस लैक्टोज शर्करा को किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सब मोनोसैकेराइड है। अब माल्टेज एंजाइम, ये माल्टोज, यानी माल्टोज, इस माल्टोज का पाचन जो है इस एंजाइम के द्वारा किस में होता है? तो ग्लूकोज के दो अणुओं में हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अब चूंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सब मोनोसैकेराइड, इसके बाद ही नहीं टूटते हैं। तो इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट हो गया। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन से एंजाइम के? तो सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। सुक्रेज के द्वारा किस एंजाइम का पाचन हुआ? सुक्रोज का। लैक्टेज के द्वारा लैक्टोज का, और माल्टेज के द्वारा माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब प्रोटीन पाचक एंजाइमों की बात किया जाए तो यहाँ पर इरेप्सिन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन भी आया है, यानी किस प्रोटीन पाचक एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? तो इरेप्सिन के द्वारा। जैसे आमाशय में पेप्सिन पढ़ा है, आग्नेयाशिक रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन भी होता है वहाँ पे, मेन ट्रिप्सिन, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं? इरेप्सिन। तो इरेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पूर्ण पाचन। और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कब माना जाएगा? जब प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में टूट जाए, अमीनो एसिड में। चूँकि अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई पढ़ चुके हैं, इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? आंतीय रस में। वसा पाचक एंजाइम की बात किया जाए तो यहाँ पे आंतीय लाइफेज, इसके द्वारा जो है वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आंतीय रस के द्वारा जो सभी प्रकार के पोषक तत्वों का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब पाचन हो गया, इसके बाद क्या होता है? अवशोषण। तो छोटी आंत में हमने बताया विलाई नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। यानी आंत में पाचन के बाद क्या होता है? छोटी आंत में पाचन
पूर्ण हो जाता है। इसके बाद पाचन के बाद अवशोषण होता है। तो अवशोषण की बात किया जाए तो छोटी आंत में जो है भोजन का अवशोषण जो है किसके द्वारा होता है? विलाई यानी रसांकुर, हिंदी में क्या कहते हैं? रसांकुर। विलाई और माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्म रसांकुर नामक संरचनाओं के द्वारा छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण की बात किया जाए तो लगभग पचे हुए भोजन का 90% अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। और 10% जो है अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय और बड़ी आंत में। तो आमाशय में जल है, कुछ विशेष प्रकार के साल्ट होते हैं, खनिज होते हैं। इसके बाद जो है जो औषधियाँ हम लोग ग्रहण करते हैं उसका अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में। इसके बाद बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है। इसके बाद टोटल जितना भोजन है सब अवशोषित कहाँ किया जाता है? छोटी आंत में। यानी यहाँ से अवशोषित करके रुधिर में पहुँचा दिया जाता है। तो यानी छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है। इसके बाद अब पाचन यानी बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण कौन सी संरचनाएं मुख्यतः करती हैं? तो विलाई, ये ऑप्शन भी आता है इंग्लिश में पूछता है, विलाई जिन्हें रसांकुर या इन्हीं के अंदर और छोटे छोटे जैसे माइक्रोविलाई या सूक्ष्म रसांकुर कहा जाता है। तो विलाई नामक संरचनाओं के द्वारा छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। यानी यहाँ से पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के जो है ब्लड में जाता है और अपचित भोज्य पदार्थ जो है आगे बड़ी आंत की तरफ बढ़ा दिया जाता है। तो एक बार इसका पीछे से देख लीजिए। हाँ, छोटी आंत में हमने क्या बताया कि आंती ग्रंथियाँ, ब्रूनर ग्रंथियाँ तथा विलाई नामक संरचनाएं पाई जाती हैं जिनसे आंती रस का स्रावण होता है, यानी आंती रस का निर्माण किया जाता है। आंती रस का पीएच मान लगभग 8 माना जाता है। फिर जो है आंती रस स्रावण की बात किया जाए तो विलाई यहाँ पे जो संरचना है जिसे अभी आगे हमने बताया इसे रसांकुर कहते हैं। इसका कार्य आंती रस का निर्माण करना और पची हुई भोजन का अवशोषण करना। ठीक, फिर इसी विलाई में ही जो है क्या पाई जाते हैं? लसिका गांठे, लसिका अंग होते हैं जिन्हें पेयर के पिंड के नाम से यानी पेयर फैसेस के नाम से जाना जाता है। और पेयर के पिंड के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? लिम्फोसाइट प्रकार की WBC। और ये WBC जो है समय समय पे पहुंच करके आंत में पहुंचने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मारती रहती है जो है। तो इनका कार्य क्या होता है? पेयर के पिंड क्या हैं? लसिका अंग हैं। इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? लिम्फोसाइट प्रकार की WBC। और ये WBC क्या करती है? आंत में पहुँचने वाले या उत्पन्न होने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मारती हैं जो है। फिर आगे इसी क्रम में हमने बताया कि ये आंती रस में चूँकि भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत। तो आंती रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसकी चर्चा हमने किया। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले 3 एंजाइम हमने बताया, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज। प्रोटीन पाचक एंजाइम के रूप में यहाँ पे कौन सा बताया गया? रेप्सिन। और वसा पाचक एंजाइम के रूप में कौन सा बताया गया? आंतीय लाइफेज। अब कार्बोहाइड्रेट पाचन की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम के रूप में सुक्रेज, इसके द्वारा किसका पाचन होता है? सुक्रोज। सुक्रोज है क्या? डाइसैकेराइड। तो इस सुक्रोज यानी कार्बोहाइड्रेट का बड़ा अणु है जो किस में टूटता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो इसको तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? सुक्रेज। तो सुक्रेज एंजाइम के द्वारा सुक्रोज का पाचन किस में हो जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टेज एंजाइम के द्वारा लैक्टोज का पाचन किस में हो जाता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। माल्टेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज का पाचन होता है किस में होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट हुआ। अब प्रोटीन पाचन की बात किया जाए तो प्रोटीन पाचक एंजाइम के रूप में छोटी आंत की आंती रस में कौन सा होता है? इरेप्सिन। इरेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। यानी कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है? तो इरेप्सिन। और इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आंती रस में। वसा पाचक एंजाइम की बात किया जाए यहाँ पे आंती लाइपेज होता है जिसके द्वारा वसा का पूर्ण पाचन होता है। अब छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया
और अवशोषण भी होता है यहीं पे। तो आपने बताया कि लगभग 90% जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत में, और 10% जो है भोजन का अवशोषण आमाशय और बड़ी आंत में होता है, मतलब खनिज वगैरह जो भी। फिर आपने बताया कि यहाँ पर छोटी आंत में विलाई या रसांकुर नामक संरचनाएं पाई जाती, जिनके द्वारा जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी पचा हुआ भोजन छोटी आंत से ब्लड में पहुँचाया जाता है। तो ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखते हैं बड़ी आंत, इसी के आगे लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की बात किया जाए, नाम इसका बड़ी आंत, लेकिन इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है, लेकिन ये छोटी आंत से मोटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं। तो बड़ी आंत की लंबाई कितना होती है, इसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है, जबकि छोटी आंत की लंबाई हमने बताया था लगभग 6 से 7 मीटर। ठीक। फिर बड़ी आंत ये आहार नाल का ऐसा भाग है जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता। तो आहार नाल के कौन से 2 भाग बताए गए जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, कहाँ कहाँ पे, बोलिए भाई। तो बड़ी आंत के 2 भाग हमने, आहार नाल के 2 भाग बताए गए, ग्रास नली और बड़ी आंत, जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। यहाँ से सही में एक क्वेश्चन आया, चर्चा करते हैं, लेकिन इसके पहले जान लीजिए बड़ी आंत की संरचना देखा जाए तो कार्य और संरचना के आधार पर बड़ी आंत के भी कितने भाग होते, 3, इसके भी 3 भाग होते। पहला है सीकम, यानी अंधनाल, दूसरा है कोलोन, और रेक्टम, मलाशय। 3 भाग होते। फिगर से देख लो इसको, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन है। ये बड़ी आंत है आपकी, मान लीजिए अपेंडिक्स है, छोटी आंत यहाँ पे ऐसे एपिथेलियम ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है। जब जैसे भारी बोझा अचानक उठा लेते हैं हम लोग तो क्या होता है, यही टिश्यू नष्ट हो जाते हैं, तो छोटी आंत बाहर आ जाती है, इसी को कहा जाता है हार्निया। तो हार्निया रोग का संबंध किससे है, आंत से। तो बड़ी आंत के भाग की बात किया जाए तो ये जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत में मिलती है, यहाँ पे एक वाल होती है, इसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, इसी के नीचे का भाग अपेंडिक्स कहलाता है। तो इस भाग को कहा जाता है सीकम, अंधनाल। क्या कहते हैं, अंधनाल। ये भाग कहलाता है जो बड़ा भाग, कोलोन, कोलोन। और ये पार्ट आपका कहलाता है मलाशय, रेक्टम। तो कार्य और संरचना के आधार पर बड़ी आंत के कितने भाग होते, 3। कौन कौन से, अंधनाल, कोलोन और मलाशय। इसी कोलोन वाले भाग में ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन अभी एसआई में आया था कि बड़ी आंत में तो हम लोग जानते भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे किसका होता है, जल और खनिज का अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन आया था बड़ी आंत के किस भाग में जल का अवशोषण होता है, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो बड़ी आंत के किस भाग में जल का अवशोषण होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, कोलोन। यानी बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जल और इम्पॉर्टेंट साल्ट वगैरह यहाँ पे अवशोषित किए जाते हैं, जो लैट्रिन के द्वारा या अपचित भोज्य पदार्थ के द्वारा शरीर के बाहर न निकलने पाए। तो इसके अवशोषण के लिए उत्तरदायी पार्ट्स कौन सा होता है, कोलोन। तो ये आपने बता दिया कि 3 भाग होते, अंधनाल, कोलोन और मलाशय। और किस भाग में जल का अवशोषण होता है, कोलोन।
अब इसी अंधनाल भाग के नीचे ध्यान दीजिएगा, इसी अंधनाल भाग के नीचे एक ऐसे नलिकाकार संरचना पाई जाती, इसे बड़ी आंत का भाग नहीं मानते, ध्यान देना। इस नलिकाकार संरचना को कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यानी कृमि रूप परसेसिका, कृमि रूप परिसेसिका ये संरचना होती। ये संरचना मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग का कार्य करती है। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग का कार्य करती, वेस्टिजियल ऑर्गन का कार्य करती। यानी कहने का मतलब जो है, इस संरचना का जो है वर्तमान मानव में कोई कार्य नहीं है। अवशेषी अंग यानी ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कभी पूर्ण विकसित रहे हों, लेकिन वर्तमान मानव में इनका कोई कार्य नहीं है। अब कार्य की बात किया जाए तो अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है? जितने शाकाहारी जंतु होते, ध्यान से सुनिएगा, शाकाहारी जंतुओं में ये संरचना पूर्ण विकसित होती है, जो सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करती। किसके पाचन में? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का पाचन किसके द्वारा होता है? अपेंडिक्स या कृमि रूप परसेसिका के द्वारा। किसमें होता है? शाकाहारी जंतुओं में। हम लोगों के अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये संरचना जो है विकसित नहीं होती, अवशेषी अंग के रूप में कार्य करती है। मांसाहारी जंतुओं की बात किया जाए, शेर वगैरह में, तो जो भी मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें संरचना नहीं पाई जाती, इसीलिए शेर घास नहीं खा सकता। यानी मनुष्य में ये संरचना अवशेषी अंग का कार्य करती है। चूँकि मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है, यानी इसका मतलब हम लोग कभी शाकाहारी रहे होंगे। चूँकि आज भी शाकाहारी जंतुओं में ये संरचना सेल्यूलोज का पाचन करती, तो ये संरचना बताती कि हमारे पूर्वज कभी शाकाहारी रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन हुआ होगा वातावरण में, जिससे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ प्रभावित हुई, जिससे मनुष्य जो है मांस मछली पर डिपेंड हुआ होगा और लाखों वर्षों तक ये क्रम रहा होगा। तो इसका कोई कार्य न होने के कारण ये संरचना धीरे धीरे अवशेष के रूप में रह गई, जो ये बताती है कि हमारे पूर्वज जो है कभी शाकाहारी थे। तो यानी शाकाहारी जंतुओं में संरचना पूर्ण विकसित होती, मांसाहारी जंतुओं में ये संरचना नहीं पाई जाती है। और मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, जिसमें ये संरचना अवशेषी अंग का कार्य करती है। मनुष्य के शरीर की बात किया जाए तो मनुष्य के शरीर में लगभग 100 से अधिक अवशेषी अंगों की खोज की जा चुकी है, जिसमें एक अवशेषी अंग ये भी। तो कई बार पीसीएस में क्वेश्चन आया, एसआई में भी आया, एसएससी ने भी पूछा है कि बड़ी आंत से जुड़ी कौन सी संरचना अवशेषी अंग का कार्य करती। तो उसका आंसर क्या होगा? अपेंडिक्स यानी कृमि रूप परसेसिका। तो बड़ी आंत से जुड़ी कौन सी संरचना अवशेषी अंग का कार्य करती है? तो आपने बताया कि अपेंडिक्स करती है। समझ रहे बच्चों? अब इसी संरचना के बढ़ने से जब कभी कभी होता क्या है कि ये संरचना बढ़ जाती, यहाँ पे आके वाल्व को प्रेशर करती, तो असहनीय दर्द होता है। तो इस समस्या के निराकरण के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? इस पूरी संरचना को ऑपरेट करके काट के निकाल देते। तो इसके निकालने से ना तो आपके पाचन तंत्र पर कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही शरीर पर। क्यों? क्योंकि ये एक अवशेषी संरचना है, जिसका वर्तमान मानव में कोई कार्य नहीं है। लेकिन इसके बढ़ने जो ये रोग होता है, इस रोग को कहा जाता है एपेंडिसाइटिस। क्या कहते हैं? एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस। तो एपेंडिसाइटिस रोग का संबंध जो है किस संरचना से है? तो आपने बताया कि इस रोग का संबंध बड़ी आंत की इस संरचना से। तो यानी अपेंडिक्स के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? एपेंडिसाइटिस। और इस रोग के निराकरण के लिए क्या किया जाता है? ऑपरेशन करके इस संरचना को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके निकालने से ना तो आपके पाचन तंत्र पर कोई प्रभाव पड़ता और ना ही शरीर पर। क्यों? क्योंकि ये एक अवशेषी संरचना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। हाँ, ग्रेट सर। अरे ठीक है, ग्रेट ना कहिए, सब लोग ग्रेट हैं भाई। जी जी, कल का टॉपिक महा इम्पॉर्टेंट होगा, आप लोग समझ लीजिए। कल हम पढ़ाएंगे जो ब्लड के बारे में, परिसंचरण तंत्र। हो सकता है आज ही शुरू कर दें, तो कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है। इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, सुन लीजिए सब लोग। बड़ी आंत
नाम क्या है इसका? बड़ी आंत, जिसकी लंबाई छोटी आंत से क्या होती है बच्चों? कम होती है। इसकी लंबाई कितना होती? लगभग 1 से 1.5 मीटर। फिर बड़ी आंत की विशेषता, यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। तो हमने बताया था 2 भाग हैं, एक ग्रास नली, दूसरा बड़ी आंत जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। लेकिन बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। कहाँ पर होता है इसकी चर्चा होगी आगे। फिर कार्य और संरचना के आधार पर बड़ी आंत के कितने भाग होते? 3 भाग। कौन कौन से? अंधनाल, कोलोन और मलाशय। इसी अंधनाल भाग के नीचे जुड़ी नलिकाकार संरचना को क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स कहते हैं। और इसी संरचना के बढ़ने से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस रोग का संबंध किससे? अपेंडिक्स से। फिर आपने बताया कि अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है। यानी बड़ी आंत से जुड़ी कौन सी संरचना अवशेषी अंग का कार्य करती है? तो आपने बताया कि कृमि रूप परसेसिका यानी अपेंडिक्स। फिर ये संरचना शाकाहारी जंतुओं में पूर्ण विकसित होती है। यानी जैसे गाय, भैंस, हिरन, खरगोश जो भी हैं, इनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। और सेल्यूलोज का पाचन किस संरचना में होता है? तो अपेंडिक्स में। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बड़ी आंत से जुड़ी ये संरचना शाकाहारी जंतुओं में पूर्ण विकसित होती है, मांसाहारी जंतुओं में संरचना नहीं पाई जाती है। और मनुष्य क्या है? एक सर्वाहारी प्राणी है, ऑमनीवोरस है। तो मनुष्य के अंदर ये संरचना अवशेषी अंग का कार्य करती है। तो ये बात हमने बता दिया आपको। जो अब बड़ी आंत के कार्य की बात किया जाए तो ये कार्य तो आपने बता दिया कि जल और खनिज का अवशोषण करना। दूसरा कार्य क्या होता है? इसके द्वारा अपचित भोज्य पदार्थ या भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन कितने मिले कि यानी बड़ी आंत के किस भाग में जल का अवशोषण होता है? एक क्वेश्चन। बड़ी आंत की लंबाई कितना होती है? और शाकाहारी जंतुओं में कौन सी संरचना विकसित होती है? अपेंडिक्स। और मनुष्य की बड़ी आंत से जुड़ी कौन सी संरचना अवशेषी अंग का कार्य करती है? अपेंडिक्स। फिर अपेंडिसाइटिस रोग का संबंध किस अंग से है? फिर आपने बताया कि जो है हार्निया रोग का संबंध किससे है? आंत से। यानी छोटी आंत बड़ी आंत में जहाँ से जुड़ी होती है, यही ऊतक नष्ट हो जाती है जब हम कोई अचानक भारी बोझा उठाते हैं। जैसे सुबह सुबह उठे आप, अचानक भरी बाल्टी उठा के तेज़ी से चल दी, या कोई भी बोझा उठाए तो खिंचाव पड़ता है। जब खिंचाव पड़ता तो ये टिश्यू नष्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में छोटी आंत जो यहाँ से कनेक्ट होती है बाहर आ जाती, तो असहनीय दर्द होता है। इसी को कहा जाता है हार्निया। तो हार्निया रोग का संबंध किससे है? आंत से। तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अपेंडिक्स क्यों इंक्रीज होता है? यहाँ की कोशिकाएं प्रभावित हो जाती खान पान से किसी कारण से, तो इसी कारण इंक्रीज होता है जो है। आशु पंडित जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने जा रहा है आपका। अब शुरू कर दे रहे हैं, कल इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। परिसंचरण तंत्र, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, यानी परिवहन तंत्र भी इसे कहते हैं। चलिए, तो परिसंचरण तंत्र यानी इस सिस्टम की बात किया जाए तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? यहीं शुरुआत करेंगे। तो 1628 ईस्वी की बात है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। 1628 ईस्वी में इसकी खोज जो है विलियम हार्वे, वैज्ञानिक का नाम है विलियम हार्वे, इन्होंने किया। परिसंचरण तंत्र है क्या? तो यानी जीव शरीर के अंदर पदार्थों का संचरण या परिवहन जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे आपने पढ़ा भोजन का पाचन हो गया कि नहीं? अब पचा हुआ भोजन जो है शरीर के प्रत्येक अंग या प्रत्येक कोशिका तक कौन सा सिस्टम ले जाएगा? यही तो ले जाता है।
तो यानी प्रत्येक जीव शरीर के अंदर पदार्थों के संचरण के लिए एक अलग सिस्टम होता है। इस सिस्टम को कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी पदार्थों के संचरण के लिए कौन सा सिस्टम पाया जाता है? तो यानी जीव शरीर के अंदर पदार्थों का संचरण या परिवहन जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र की खोज किसने किया? विलियम हार्वे। अब बात आती है कि इस सिस्टम का निर्माण कितने कंपोनेंट से होता है। तो परिसंचरण तंत्र का निर्माण जो है, निर्माण 3 घटक से होता है। पहला कंपोनेंट आपका ब्लड यानी रुधिर, रुधिर। दूसरा कंपोनेंट है आपका हृदय, हार्ट। और तीसरा कंपोनेंट है आपका ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनिकाएं, रुधिर वाहिनिकाएं। तो यहाँ रुधिर वाहिनिकाएं हम 3 पढ़ाएंगे आपको। हाँ, धमनी यानी आर्टरी, सिरा वेन के बारे में, और केशिकाएं यानी कैपिलरीज। तो यानी जीव शरीर के अंदर पदार्थों का संचरण या परिवहन जिस तंत्र के द्वारा होता है इसे ये नाम दिया गया। और इसका निर्माण यानी इस सिस्टम का संचालन देखा जाए तो यही 3 घटक करते हैं। कौन कौन से? रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनिकाएं। जैसे कोई भी पदार्थ किस में मिलता है? ब्लड में। और ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट, हृदय। और पंप किस में करेगा? धमनी, सिरा, केशिकाएं। जैसे बाहरी सिराएं हैं, आंतरिक सतह में धमनियाँ, जहाँ पर धमनी सिराएं नहीं पहुँच पाती वहाँ पे केशिकाएं। इन्हीं धमनी और सिराओं से क्या बन जाती? केशिकाएं। तो यानी मनुष्य के अंदर जो है देखा जाए तो पदार्थों का परिवहन या समूहन या संचरण यही धमनी, सिरा, केशिकाओं के द्वारा होता है। लेकिन कोई पदार्थ मिलता किस में? ब्लड में। इसको पंप कौन करता है? हृदय। तीनों का रोल है। मिला तो इसमें, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। पंप इसको किसने किया? इसने। यानी हृदय का कार्य केवल पंप करना। और पंप किस में करता है? धमनी, सिरा और केशिकाओं में जो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, फिर ब्लड क्या है, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें प्लाज्मा क्या है, रुधिर कणिकाएँ क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या हैं, जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें होंगी वो सब हम कल बताएंगे आपको। फिर हृदय क्या है, हृदय की क्रियाविधि क्या होती है, संरचना, क्रियाविधि, फिर रक्तचाप, हृदय गति, बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं जो है। फिर रुधिर वाहिनिकाओं के बारे में बताया जाएगा। तो कल इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे।